हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आवाज आ रही सबको? सबको आवाज आ रही? बताइए, सबको आवाज क्लियर है? जल्दी बताइएगा। सबको आवाज क्लियर है? बताइए, सबको आवाज क्लियर है? बताइए। क्या सबको आवाज क्लियर है? बताइए प्लीज। क्या सबको आवाज आ रही है? चलिए, नादिया जिला पश्चिम बंगाल में है। प्रकाश जी, नादिया जिला पश्चिम बंगाल में है। मैं क्लास ले रहा हूँ 73 से ले रहा हूँ क्लास। 73 से क्लास ले रहा हूँ सर। चलिए, तो स्टार्ट कर दे दोस्तों। स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। ओके, कहां तक हुआ था बताइए? कहां तक हुआ था? कहां तक हुआ था जी? अरे कुछ बोलिए तो सही। आइए सर, आइए आइए सर, आइए, मोस्ट वेलकम। देखिए, हमारे चंदन सर आए हुए हैं भाई। देखें यहाँ पे रात में चंदन सर भी जुड़े हुए हैं साथ में। तो वही स्टूडियो है जहाँ से मैराथन चला। वही स्टूडियो सर। पढ़ाई वढ़ाई करता है सब सर? अरे सर बहुत, जीके जीए समझ जाता है? अरे जीके जी सर, ये बहुत होशियार स्टूडेंट है सब जो है। हैं? बहुत होशियार है सर, बहुत होशियार स्टूडेंट है सब जो है। ये पूछता होगा कि ये सर जो आप जीके जीएस पढ़ा रहे हैं दरोगा में काम देगा कि नहीं देगा? नहीं, ये सब तो नहीं पूछता है। नहीं, कैसे पूछता होगा सर? हमको तो उम्मीद है कि कोई ना कोई जरूर पूछता होगा। अभी हमें तो नहीं टकराया कोई ऐसा जो है। ठीक है, बाकी सब जो है बस सब लोग जो है टीचर का ही है, सब जो है तैयारी करने वाले हैं सब। तो देखिए, चंदन सर मोटिवेट करने आए भाई, ठीक है ना, इतनी रात को जो है। इन लोग से हम मोटिवेट हो जाते हैं रे बापा। इन लोग से हम मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो बस सर चीजें जैसा आप मोटिवेट होते हैं उसी तरह से हम भी मोटिवेट होते हैं डेली। आपको माथा पकड़ा देता है कि नहीं? माथा पकड़ा देता है पूरा। पकड़ा देता है ना? पकड़ा देता है सब जो है। हमको तो कभी कभी लगता है कि हम प्रणाम करने। नहीं तो हमने अभी तो एक दिन सोचे थे कि जो है ऐसा करने के लिए, प्रणाम करने के लिए हमने भी सोचा था, लेकिन हमने कहा ना, जब उठाए हैं तो जो है लास्ट तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट किया जाए। ठीक है, चलिए। चलिए जी, तो स्टार्ट किया जाए। ठीक है, स्टार्ट करते, ठीक ना? तो स्टार्ट करते टॉपिक। ठीक है, तो कल कहां कहां तक हुआ था बताइए? कहां तक पढ़ाया था? मुझे लगता है जो पढ़ाया गया था, जो पढ़ाया था
आप लोगों को जो पढ़ाया था, कहां तक पढ़ाया था? प्लासी का युद्ध हो गया था, ठीक ना। चले, तो प्लासी का युद्ध की बात करें, जी हाँ दोस्तों, देखिएगा 23 जून याद रखिएगा, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक ना। 23 जून 1757 याद रखिएगा, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक ना। प्लासी के युद्ध की बात करें, जी हाँ दोस्तों, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। साथ साथ में इस युद्ध की बात करें, ये जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, इस युद्ध के बाद जी हाँ दोस्तों, फिर से कौन नवाब बना? तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, मीर जाफर जो थे, जी हाँ दोस्तों, प्लासी के युद्ध के बाद, माफ कीजिएगा, प्लासी के बाद के जो नवाब बने थे कौन? तो जी हाँ दोस्तों, मीर जाफर बंगाल के नवाब बने थे, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड था, जी हाँ दोस्तों, 1757 से, याद रखिएगा, 1757 से 1760 ईस्वी तक ये नवाब बना। जब ये नवाब बना, तो नवाब बनने के साथ ही, जब ये नवाब बना था, जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, ठीक ना, जब ये नवाब बना, तो नवाब बनने के साथ ही इसने सबसे पहला काम क्या किया जी? जब ये नवाब बना, कहां का? तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, जब ये नवाब बना, कहां का? बंगाल का नवाब बना। तो नवाब बनने के साथ ही दोस्तों, याद रखिएगा, इसने सबसे पहला काम किया, जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, 24 परगना की जमींदारी, 24 परगना, याद रखिएगा, 24 परगना दोस्तों, याद रखिएगा, 24 परगना की जमीन, 24 परगना क्या है, ठीक है, 24 परगना दोस्तों, याद रखिएगा, परगना की जमींदारी, जी हाँ दोस्तों, देखिए 24 परगना की जमींदारी किसको दी थी? तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, ब्रिटिश को दिया था, जी हाँ दोस्तों, देखिए ना, 24 परगना की जमींदारी किसको दी? तो जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश को। जैसे ही ये नवाब बना, बंगाल का नवाब बना, कौन? मीर जाफर। तो नवाब बनने साथ ही इसने 24 परगना की जमींदारी दे दी, किसको? ब्रिटिश को दे दी। साथ साथ दोस्तों देखिएगा, ब्रिटिश को दोस्तों देखिए और क्या दिया जी? तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, ब्रिटिश को टैक्स फ्री, दोस्तों देखिएगा, टैक्स फ्री, जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, टैक्स फ्री, मुक्त व्यापार का अधिकार दिया था, मुक्त व्यापार का अधिकार दिया था, याद रखिएगा, ठीक ना। साथ साथ में दोस्तों देखिएगा, और ब्रिटिश को दोस्तों देखिएगा, ब्रिटिश क्या कर रहे थे? तो ब्रिटिश की मांग क्या थी? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, ब्रिटिश की मांग थी क्या? तो धन, याद रखिएगा। ये क्या मांग रहे थे? धन संपदा की मांग कर रहे थे, याद रखिएगा, कौन? तो यही दोस्तों ब्रिटिश। यानी प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो गई, ठीक है। जब सिराजुद्दौला की हार हो गई, तो हार होने के साथ याद रखिएगा, जब सिराजुद्दौला की हार हुई, तो हार होने के साथ ही जी हाँ दोस्तों, 24 परगना की जमींदारी, याद रखिएगा, 24 परगना की जमींदारी, जी हाँ दोस्तों, दिया था किसने? तो इसी ने दिया था, याद रखिए, किसने? मीर जाफर ने, ठीक है। साथ साथ में ब्रिटिश को मुक्त व्यापार का अधिकार दिया था, और तीसरा, ब्रिटिशर्स ने जो चीजें मांगी, धन संपदा, सब चीज देता रहा, कौन? मीर जाफर। लेकिन कब तक देता, ठीक है ना। बार बार की मांगों से दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं क्या था? परेशान था। यानी ब्रिटिशर्स की बार बार की मांगों से, ब्रिटिशर्स के बार बार की मांगों से दोस्तों देखिएगा, ब्रिटिशर्स की बार बार की मांगों से ये भी क्या था? परेशान था दोस्तों, कौन? तो यही दोस्तों अपना मीर जाफर। मीर जाफर ने सोचा, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, मीर जाफर ने सोचा कि अरे, अगर हम यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रमोट करें, अगर डच ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रमोट करें और डचों को सपोर्ट कर दें, और डच भाई जो है ब्रिटिश को पराजित कर दें, अगर डच भाई, जो डच लोग हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर मैं उसको सपोर्ट कर दूं, तो अगर वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित कर दें, ठीक है, तो यहां पर ब्रिटिश से छुटकारा पाया जा सकता है, ब्रिटिश से छुटकारा पाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, याद देखिएगा, ब्रिटिश से छुटकारा पाया जा सकता है, देखिएगा, ये इसने सोचा। दोस्तों याद रखिएगा, ब्रिटिश से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसे कंडीशन में क्या हुआ? जी हाँ दोस्तों देखिएगा, ब्रिटिश से छुटकारा पाया जा सकता है, ये सोचा किसने? जी हाँ दोस्तों देखिएगा, मीर जाफर। मीर जाफर ने डचों को प्रमोट किया और डचों से कहा कि ए डच भाई, आप ब्रिटिश को पराजित कर दें,
अगर आप ब्रिटिश को पराजित कर देते हैं तो जी हाँ, आपको बंगाल से मुक्त व्यापार का अधिकार मिल जाएगा, फ्री ट्रेड मिल जाएगा, टैक्स फ्री ट्रेड मिल जाएगा। डच लोग जो थे मीर जाफर के बहकावे में आ गए। जो डच थे मीर जाफर के बहकावे में आ गए और डचों ने जाकर ब्रिटिश से युद्ध कर लिया। कौन सा? बैटल ऑफ बेदारा 1759। 1759 में डचों ने ब्रिटिश से युद्ध किया। कौन सा? बैटल ऑफ बेदारा। और बैटल ऑफ बेदारा में डचों का सितारा डूब गया। डचों का सितारा डूब गया दोस्तों, पूरी तरह से डूब गया। यानी जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थे, डचों का सितारा पूरी तरह से क्या था? डूब गया। किसमें? तो जी हां दोस्तों, बैटल ऑफ बेदारा में। और बैटल ऑफ बेदारा में डच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई पूरी तरह से? जी हां दोस्तों, यार देखिएगा, पराजित हो गई और यहां से ब्रिटिश क्या हुए? खदेड़ दिए गए। और मतलब ब्रिटिशर्स ने डचों को खदेड़ दिया। समझ में आ रहा है? अतः मीर जाफर का सपोर्ट था, इस सपोर्ट के बावजूद बैटल ऑफ बेदारा में डच हार गए। अब यहां पर ब्रिटिशर्स को लगा कि मीर जाफर अंदर ही अंदर कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। ये कॉन्स्पिरेसी कर रहा है दोस्तों, ये क्या कर रहा है? तो ये कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। कौन? यही मीर जाफर, ठीक ना? तो अब क्योंकि ब्रिटिश भी बार बार उससे जाकर कहते हैं धन संपदा ला के दो, जाके वसूल कर ला कर दो। ये मीर जाफर तो परेशान था ही। अब डच भी सोचने लगे कि ये अब हमारे लिए कोई काम का नहीं है, ये अब काम का नहीं है। समझ में आ रहा है? तो डचों ने सोचा इसका जो दामाद वो काफी ज्यादा होशियार लग रहा है और नवाब भी बनना चाहता है। तो दामाद का नाम क्या था? मीर कासिम। यानी मीर जाफर के बाद अगला नवाब कौन बना? मीर कासिम। मीर जाफर का दामाद अगला नवाब बना। यहां तक क्लियर हुआ? बताइए। अरे यहां तक समझ में आया? यहां तक की स्टोरी क्लियर हुई? जल्दी बताइए। सबका क्लियर हुआ स्टोरी? क्या बात है, बहुत सही। अगर यहां तक का पूरा डायमेंशन क्लियर है तो समझिए दोस्तों, आप लोग बहुत कुछ कर लेंगे, बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? अब आगे समझिए। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, मीर जाफर ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को डच ईस्ट इंडिया कंपनी को समर्थन दिया। डच ने कंपनी को समर्थन दिया। डचों ने 1759 में ब्रिटिश ईस्ट कंपनी से ईस्ट इंडिया कंपनी से बेदारा का युद्ध लड़ा, परंतु इनकी हार हो गई। किसकी हार हो गई जी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। क्लियर है? मीर जाफर डच ईस्ट इंडिया कंपनी को समर्थन दिया। मीर जाफर ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को समर्थन दिया और डचों ने 1759 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बेदारा का युद्ध लड़ा और साथ साथ में इनकी हार हो गई। क्लियर है सबका? अरे सबका क्लियर है? सबका डन है? बताइए। सबका डन। मीर जाफर डच ईस्ट इंडिया कंपनी को समर्थन दिया। डचों ने 1759 ईस्वी में, जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बेदारा का युद्ध लड़ा, परंतु उनकी क्या हो गई? हार हो गई। आई होप यहां तक क्लियर हो गया हो। ठीक है, मीर जाफर डच ने कंपनी का समर्थन दिया। डच ने 1759 ईस्वी में ब्रिटिश ने कंपनी से बेदारा के युद्ध लड़ा, परंतु इनकी हार हो गई। ठीक है,
ठीक है, किसकी हार हुई थी? डचों की हार हुई थी, डचों की। ठीक है, डचों की हार हुई थी, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, यानी मीर जाफर 1760 में 60 तक नवाब रहा। मीर जाफर के बाद इसका दामाद कौन था? मीर कासिम नाम था। मीर कासिम क्या था? मीर जाफर का दामाद था, ठीक ना। ये दोस्तों 1760 से 1764 ईस्वी तक ये नवाब बना। कौन? मीर कासिम। जब मीर कासिम नवाब बना तो पहला कार्य क्या? इसने अपनी राजधानी इसने अपनी राजधानी जी हाँ, तो इसने अपनी राजधानी क्या बनाई दोस्तों? इसने अपनी राजधानी क्या बनाया बताइए? तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, मुंगेर स्थापित किया था। मुंगेर बनाया। इसने अपनी राजधानी मुंगेर बनाया। दूसरा चीज दोस्तों देखिए, इसने अपनी राजधानी क्या बनाया? मुंगेर बनाया। इसने अपनी राजधानी मुंगेर बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। इसने अपनी राजधानी मुंगेर बनाया था, ठीक है। इसने अपनी राजधानी क्या बनाया? मुंगेर बनाया। शासन दोस्तों देखिएगा, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है। इसने अपनी राजधानी मुंगेर बनाया, याद रखिएगा, इसने अपनी राजधानी मुंगेर बनाया, ठीक है। साथ साथ में याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा कार्य क्या किया जी? इसने सेना का आधुनिकीकरण किया। इसने सेना का आधुनिकीकरण किया था। इसने सेना का आधुनिकीकरण किया, ठीक ना। इसने राजधानी मुंगेर बनाई। मुंगेर बनाई, और साथ साथ में क्या? इसने सेना का आधुनिकीकरण किया था, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेना का आधुनिकीकरण किया था, ठीक है। शासन दोस्तों देखिएगा, जी हाँ दोस्तों, सेना का आधुनिकीकरण किया था। इसने अपनी राजधानी मुंगेर बनाई, इसे सेना का आधुनिकीकरण किया था। और तीसरा सबसे मेजर कार्य दोस्तों देखिएगा, इसके समय में दस्तक का मुद्दा आया था। ठीक है ना। यहां तक कीजिए, ये कौन था? मीर कासिम था। ये मीर कासिम नवाब बना। मीर कासिम जब नवाब बना तो इसने राजधानी क्या बनाया? इसने अपनी राजधानी मुंगेर बनाया था, बिहार का मुंगेर। इसे सेना को मॉडर्नाइज किया, पूरी तरह से दोस्तों देखिएगा, सेना को मॉडर्नाइज किया। और इसके समय में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? दस्तक। अब दस्तक क्या था समझिए। दस्तक था क्या? ध्यान समझिएगा। दस्तक की बात करें तो दस्तक के संदर्भ में याद रखिएगा, व्यापारियों का एक दल आया, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों, ये जो मीर कासिम था, ये मीर कासिम से मिलने कुछ व्यापारी आए। ये जो व्यापारी आए, ये सब क्या थे? व्यापारी थे। ये व्यापारी मिलने किससे? मीर जाफर से मिले, ठीक ना। ये कौन थे? ये व्यापारी थे, ठीक ना। ये जाकर मीर कासिम से जाकर मिले, और मीर कासिम से जब मिले तो मीर कासिम से कहा कि ए मीर कासिम, एक बात बताइए। मीर कासिम, एक बात बताओ, तुम ब्रिटिशर से टैक्स नहीं लेते हो सामान पर, और हमारी वस्तुओं पर टैक्स लेते हो। उसने क्या कहा? इसने यही कहा कि एक बात बताइए, आप जो है, आप करते क्या है कि आप जो है हमसे जो है टैक्स लेते हैं, और ब्रिटिशर से टैक्स नहीं लेते हैं। ये क्या बात हुई? आप हमसे टैक्स लेते हैं और ब्रिटिशर से टैक्स नहीं लेते हैं, किस पर? वस्तुओं पर, ठीक ना। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? ब्रिटिशर से टैक्स लेते हैं, और मतलब नहीं लेते, और हमसे टैक्स लेते हैं। तो जब बाजार में सामान जाता है, ठीक है, जब बाजार में सामान जाता है, ठीक ना, सामान जाता है बाजार में,
ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के सामान पहले बिक जाते हैं, ब्रिटिशर्स के सामान पहले बिक जाते हैं और हमारे सामान को कोई पूछता नहीं है, हमारे सामान को कोई पूछता नहीं है, ठीक है, हमारे सामान को कोई नहीं पूछता, ठीक है ना। तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, जब हमारे सामान को कोई पूछता नहीं है, ठीक है, अब ब्रिटिशर्स के सामान पहले बिक जाते हैं, तो भाई भारतीय वस्तुओं को प्रमोट करो ना, और तुम प्रमोट करते नहीं हो, और पैसा हमसे चाहिए, टैक्स हमसे लोगे, ठीक है, हमारे लिए कुछ करोगे नहीं। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। आप जो है भारतीयों से टैक्स लोगे, ब्रिटिशर से टैक्स नहीं लोगे, ये कौन सी बात हुई। यही था क्या, दस्तक का मुद्दा, मैटर ऑफ दस्तक, मैटर ऑफ दस्तक। तो मीर कासिम को कुछ बात समझ में आई, मीर कासिम को कुछ बात समझ में आई, इसकी खोपड़ी में कुछ बात घुसी, कहा कह तो सही रहा है, कह तो सही रहा है। इसने ये गया जाकर कहां पे, ब्रिटिशर्स के पास पहुंचा, और जब ब्रिटिशर्स के पास पहुंचा तो ब्रिटिशर्स से कहा कि ए ब्रिटिशर्स, ये क्या कर रहे हैं आप लोग। ब्रिटिशर्स से कहा कि ए ब्रिटिशर्स भाई, या तो दोनों पे टैक्स लगेगा या दोनों पे से टैक्स हटेगा, अब बता दो क्या करना है। या तो दोनों पर टैक्स लगाएंगे या दोनों पे से टैक्स हटा देंगे। क्लियर है, क्योंकि हमारे सामान जो देसी सामान है उसको कोई पूछ नहीं रहा, तुम्हारे सामान तो तुम तो आके बेच जाते हो, और हम क्या करें, यहां पे हम क्या करें, ठीक है। या तो दोनों पे टैक्स लगाएं, दोनों पे टैक्स हटा दें। ये कहा किसने, मीर कासिम जाके बातचीत की। ब्रिटिशर्स ने कहा नो, ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तुम्हें नवाब बनाया और तुम हमें ही काट रहे हो। अरे ये कैसी बात है, ठीक है ना। इंडियन गुड्स पर टैक्स लगेंगे और ब्रिटिशर्स पर टैक्स नहीं लगेंगे। विवाद हो गया, विवाद हो गया। जब विवाद हो गया तो इसी विवाद में 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को क्या, तो जी हाँ दोस्तों, बक्सर का युद्ध हुआ। नाम तो सुना ही होगा, बक्सर का युद्ध हुआ। क्लियर है, क्लियर है। बक्सर का युद्ध किसके बीच में, तो त्रिगुट, ट्रिपल अलायंस, त्रिगुट, त्रिगुट वर्सेस किसके बीच में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बीच में। कितने थे, 3 थे। पहला कौन था, तो मीर कासिम था, स्वयं मीर कासिम था दोस्तों। सब कौन था, तो कौन था दोस्तों भाई, तो मीर कासिम था, याद रखिएगा, ठीक ना, मीर कासिम था दोस्तों, ठीक ना। तो पहला तो ये हो गया बंगाल का नवाब। दूसरा कौन था दोस्तों, याद रखिएगा, मीर कासिम था। और दूसरा कौन था, तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, मीर कासिम था। और दूसरा कौन था, मीर कासिम, मीर कासिम के साथ साथ कौन, तो जी हाँ दोस्तों याद देखिएगा, पहला तो मीर कासिम था ही, और दूसरा कौन सा, तो जी हाँ दोस्तों याद देखिएगा, अवध का नाम सुजाउद्दौला। कौन था दोस्तों, सुजाउद्दौला था, अवध का नाम सुजाउद्दौला, ठीक है। ये कहाँ के नवाब थे, अवध के थे दोस्तों याद देखिएगा, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, ठीक ना। शासन दोस्तों देखिए, मीर कासिम था कहाँ का, तो बंगाल का दोस्तों देखिएगा, बंगाल का, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, बंगाल का मीर कासिम क्या था, बंगाल का था। सुजाउद्दौला कहाँ का, अवध का था। और शाह आलम द्वितीय थे, शाह आलम, याद देखिएगा, शाह आलम द्वितीय थे, याद देखिएगा, शाह आलम द्वितीय थे, ठीक ना। शाह आलम द्वितीय कहाँ के थे जी, तो जी हाँ दोस्तों देखिए, कहाँ के थे, तो जी हाँ दोस्तों याद देखिएगा, ये बंगाल के, ये कौन थे, मुगल शासक थे, ये मुगल थे, मुगल शासक थे, ठीक है, मुगल शासक लिख लीजिएगा, मुगल एम्परर थे, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों, 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम सुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय एक तरफ थे, और दूसरी तरफ कौन था, ब्रिटिश। और यहाँ ब्रिटिश सेनापति कौन था, यहाँ पे ब्रिटिश सेनापति था कौन, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, हेक्टर मुनरो था। कौन था दोस्तों, हेक्टर मुनरो था। क्लियर है जी, ब्रिटिश सेनापति कौन, तो हेक्टर मुनरो था। डन है जी, यहां तक क्लियर है। अब यहां पर तीनों की सेना आ गई, तीनों की सेना आ गई युद्ध करने। जब तीनों की सेना आई तो यहाँ पे ब्रिटिश के होश उड़ गया कि अब क्या करें, क्योंकि अकेला हेक्टर मुनरो और यहाँ 3 मीर कासिम सुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय। क्लियर है, जी हाँ दोस्तों, 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध, त्रिगुट वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। त्रिगुट में कितने थे, 3, त्रिगुट में कितने थे, 3, त्रिगुट में कितने थे, 3। कौन कौन, तो मीर कासिम बंगाल का नवाब, सुजाउद्दौला अवध का नवाब, और शाह आलम द्वितीय कौन,
तो मुगल शासक थे, मुगल शासक थे, याद रखिएगा, ठीक ना। साथ साथ में सेनापति कौन था, तो सेनापति याद रखिएगा कौन, तो हेक्टर मुनरो था दोस्तों, याद रखिएगा। अब जब हेक्टर मुनरो ने जब तीनों की सेना देखी, होश उड़ गए कि अब करें तो करें क्या, सेना का मनोबल गिर रहा था, किसका, सेना का मनोबल गिर रहा था। तभी हेक्टर मुनरो ने कहा अपनी सेना का मनोबल बढ़ाते हुए, कहा कि अगर आज जीते तो हिंदुस्तान हमारा होगा, तो 3 शक्तियां हारेंगी। अगर आज जीते तो हमारा हिंदुस्तान हमारा होगा, क्योंकि बंगाल का नवाब हारेगा, अवध का नवाब हारेगा और स्वयं मुगल शासक हारेगा, पूरा हिंदुस्तान हमारा होगा। अगर आज जीते तो हमारा होगा, और हार गए तो अपना तो कुछ है ही नहीं। अगर हार गए तो अपना तो कुछ है ही नहीं, जब चाहें दोस्तों यहां से बोरिया बिस्तर बांधकर निकल लेंगे, ठीक है ना। बस आज पूरी ताकत लगा दो, ठीक है। जोश में था हेक्टर मुनरो। दोस्तों हेक्टर मुनरो ने तीनों की सेना को हरा दिया। अरे तीनों की तीनों सेना हार गई, ठीक है। यानी बक्सर का युद्ध में तीनों की सेना हार गई, करम फूटे थे तीनों के करम फूटे थे कि हार गए। क्या हो गए, हार गए। जब हार गए तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान खो दिया। अरे हिंदुस्तान को खो चुके थे कौन, ये तीनों लाडले, मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, तीनों के तीनों जो लाडला था त्रिगुट, हार गया। हिंदुस्तान हम खो चुके थे, क्योंकि बस बैटल ऑफ बक्सर ने तकदीर लिख दिया 190 साल की गुलामी। 190 साल की गुलामी लिख दिया किसने, इस बक्सर के युद्ध ने लिख दिया। हमारे हिंदुस्तानियों को लिख दिया कि तुम अब आने वाले समय में किसके गुलाम, ब्रिटिशर्स के होगे, ठीक है। इसके युद्ध के बाद क्या, तो 1765 याद रखिएगा, 1765 ईस्वी में क्या हुई, इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद याद रखिएगा, इलाहाबाद की संधि हुई, और इस संधि के साथ क्या, युद्ध समाप्त। युद्ध क्या हुआ दोस्तों, समाप्त हुआ। इलाहाबाद की संधि से क्या हुआ, युद्ध समाप्त, ठीक है ना। इस संधि में क्या था, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, इस संधि के द्वारा याद देखिएगा, ब्रिटिश को बंगाल बिहार उड़ीसा की क्या मिल गई, उड़ीसा की दीवानी मिल गई। दीवानी बोले तो भू राजस्व के राइट, दीवानी बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मिल गई। क्लियर है, बंगाल बिहार उड़ीसा की क्या मिल गई, दीवानी मिल गई। डन है, अरे क्लियर है, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी बोले तो क्या, सिविल राइट्स। अरे किसके साथ होगा ये संधि जो था, अवध वर्सेस किसके बाद, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और मुगल वर्सेस क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ये संधि दो के साथ संधि हुई थी, मुगल के साथ और अवध के साथ, ठीक है। ये तो पता है ना किसको मिलेगी, अरे भाई शाहनवाज जी का मतलब चाहते हैं, किसको मिलेगा, लिखा तो है ब्रिटिश को मिल गई, यानी ब्रिटिश को बंगाल बिहार उड़ीसा की क्या मिल गई, दीवानी मिल गई, ठीक है। संधि क्यों होती थी सर, ताकि शांति कायम किया जा सके, युद्ध करता रहेगा, समझौता तो करेगा ना। हो गया, ए भाई नीतू कुमारी, कुंवर सिंह अभी 1857 में आएंगे, तुम 1765 में कुंवर सिंह को मारना चाहती हो क्या, अरे कुंवर सिंह को 1765 में मारना चाहती हो, कुंवर सिंह आएगा 1857 में, पैदा भी नहीं हुआ होगा कुंवर सिंह तो जो है,
ये क्या हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। वो भगवान के पास थे, कुंवर सिंह भगवान के पास थे, भगवान के पास थे, अभी अवतार नहीं लिए थे। ठीक है, चलिए। नहीं, तीनों नहीं मारे गए थे, तीनों नहीं मारे गए थे। मीर कासिम मारा गया था, ये दोनों जिंदा थे। अवध का नाम सुजाउद्दौला, और साथ साथ में क्या, जी हाँ दोस्तों, मुगल शासक जिंदा थे, इन्हीं के साथ ना संधि किया था। ठीक है, हो गया। जल्दी करिए, जल्दी करिए प्लीज। शाह आलम कहाँ के नवाब थे? शाह आलम मुगल शासक थे भाई नजीर अहमद जी, शाह आलम मुगल शासक थे, मुगल शासक थे, बताया तो था। क्या कर रहे हैं जी, इतना अच्छा स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूं, फिर भी आपको दिक्कत हो जाती है, बड़ा समझ में नहीं आता कैसे ऐसा होता। दीवानी का मतलब सिविल राइट्स होता है, जाके लगान वसूल करना, शहबाज जी लगान वसूल करना। ठीक है, ओके, चलो बता तो दिया नूतन पांडे जी, अभी तो बताया। दीवानी का मतलब सिविल राइट्स, भू राजस्व वसूलने का अधिकार। ठीक है ना। अब ब्रिटिशर्स क्या करेगा? भू राजस्व वसूलेगा। ये क्या हो गया? ब्रिटिशर्स क्या करेगा? भू राजस्व वसूलेगा। हो गया जी। इस संधि के द्वारा ब्रिटिश बंगाल, बिहार, उड़ीसा को दीवानी अधिकार मिल गया। ठीक है, क्या आगे बढ़ूं? आगे बढ़ जाऊं? अब मुझे बता, अरे आप छोड़ो ना, आप जो है अब आगे बढ़ने दो भाई, यहां तक अगर हो गया हो तो आगे बढ़ने दो यारो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलिए। डालो हेडिंग 1897 का विद्रोह। नेक्स्ट टॉपिक यहां से क्वेश्चन आएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट टॉपिक। अगला क्वेश्चन यहां से आएगा। ठीक है, डायरेक्ट यहीं से आएगा। अगला क्वेश्चन यहां से आएगा। ठीक है, सीनू सालू जी क्वेश्चन चाहिए या कुछ भी पढ़ा दूं? कुछ भी पढ़ाता रहूं? सीनू सालू जी क्वेश्चन चाहिए पेपर में या कुछ भी पढ़ा दूं? बता दो। झूठ मूठ का घूमता रहूं या क्वेश्चन चाहिए पेपर में? बताओ, पेपर में क्वेश्चन चाहिए या झूठ मूठ का कुछ भी पढ़ा दूं? और झूठ मूठ का अगर नहीं करना है तो खींचने के लिए तो कुछ भी बीच में पढ़ाता रहूंगा। समझ में आ गया? अब सीधे यहां से क्वेश्चन आएगा। देखो देखो, पहला एक क्वेश्चन आएगा यूरोपियन कंपनी से, दूसरा आएगा बंगाल से। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन बंगाल से आएगा, तीसरा क्वेश्चन यहां से आएगा। 1857 से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा सामाजिक और धार्मिक सुधार से आएंगे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से आएगा। 4 क्वेश्चन हो गया। फिर क्वेश्चन आएगा कांग्रेस की स्थापना से, 5 हो गया। छठा क्वेश्चन आएगा कांग्रेस के सेशन से, 7 हो गया। फिर आएगा आपका जो क्वेश्चन पूछेगा मॉडर्न हिस्ट्री में और ज्यादा जाएगा, बहुत आगे जाएगा। ठीक है, तो जी हाँ दोस्तों, गांधीयन एरा जो राष्ट्रीय आंदोलन का फेज है, जो राष्ट्रीय आंदोलन का फेज है, वहां से 5 से 6 क्वेश्चन, जिसमें गांधीयन एरा है, क्रांतिकारी आंदोलन है। ठीक है ना, बहुत सा है, अरे बहुत है। ठीक है, तो टेंशन ना लीजिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, हाँ, वो आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। मंजिल श्रीवास्तव जी इसी में आ जाएगा, रैतवारी महलवारी सब इसी में आ जाएगा, इसी में सब आ जाएगा। डोंट वरी, इसी में सबको ले लेंगे, इसी में सबको डाल देंगे, इंसर्ट कर देंगे। ठीक ना, चलिए ठीक है। तो बताइए भैया 1857 का विद्रोह क्या था? बताइए भैया 1857 का विद्रोह क्या था?
1857 का विद्रोह क्या था, जल्दी बताइए। क्या था 1857 का विद्रोह, बताइए। क्या लिखा है? एनफील्ड राइफल को लेकर युद्ध हुआ था, सिपाही विद्रोह था, मेरठ का इंसिडेंट हुआ था, मंगल पांडे ने जाकर गोली मार दी थी, अच्छा, चर्बी लोग खाते थे इस कारण से विद्रोह हो गया, अच्छा, चलिए और बताइए। चर्बी वाला कारतूस, ठीक है। गाय सुअर का मैटर था, नो आइडिया, ठीक है, ओके। कारतूस में चर्बी लगी थी, ठीक है, अच्छा ठीक है। तो क्या आप सब लोग मानते हैं कि चर्बी वाले कारतूस के कारण विद्रोह हुआ था? क्या सभी लोग, आप लोग मानते हो कि चर्बी वाले कारतूस के कारण विद्रोह हुआ था? क्या आप लोग मानते हो कि चर्बी वाले कारतूस के कारण विद्रोह हुआ था? सब लोग मानते हैं, सब लोग मानते हो। अच्छा, अगर सब लोग अगर चर्बी वाले कारतूस को मानते हो कि चर्बी वाले कारतूस के कारण विद्रोह हुआ था, ठीक है, अगर सभी लोग यही मानते हो कि चर्बी वाले कारतूस के कारण विद्रोह हुआ था, ठीक है, तो एक बात बताओ, चर्बी वाले कारतूस के कारण अगर विद्रोह हुआ था तो एक बात बताओ, ठीक है, बात क्या बतानी है? बात ये बतानी है कि भाई मेरे एक चीज बताइए, अगर चर्बी वाले कारतूस के कारण अगर विद्रोह हुआ था तो जिन सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस को लेकर विद्रोह किया था तो वही सैनिक थे भारतीय, वही एनफील्ड राइफल थी और वही चर्बी वाले कारतूस थे, ठीक ना। जब विद्रोह किया तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस को लोड करके, ठीक ना, ब्रिटिश पर गोली क्यों चलाई? क्या तब धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा था? क्या तब धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा था? क्या तब धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा था? बताइए, जल्दी बताइएगा, क्या तब धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा था? अरे ये सुनो, जल्दी बताइए, तब धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा था? 1857 का विद्रोह जब हुआ, जब 1857 का विद्रोह हुआ, तब ऐसे कंडीशन में, तब ऐसे कंडीशन में, 1857 का विद्रोह हो गया, अब 1857 का जब विद्रोह हुआ तब ऐसे कंडीशन में एक बात बताइए, ठीक है, कि चर्बी वाले कारतूस के कारण ये विद्रोह हुआ, ये तो कंफर्म है। तो क्या चर्बी वाले कारतूस के कारण अगर ये विद्रोह हुआ था, ठीक है, तो इस विद्रोह के देखा जाए तो जिन सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया था, क्या उनका धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा था? अगर धर्म भ्रष्ट हो रहा था तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, फिर तो मैटर गलत है, फिर तो मैटर गलत है। अरे ये सुनो, तो फिर विद्रोह का कारण क्या? अरे फिर विद्रोह का कारण क्या? अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? अरे बताइए, तो फिर कारण क्या था? फिर तो चर्बी वाला कारतूस कारण नहीं था ना जी। अरे फिर तो चर्बी वाला कारतूस कारण नहीं था, फिर तो चर्बी वाले कारतूस कारण विद्रोह नहीं हुआ, ये तो मान ले। मान लिया जाए ना, चर्बी वाले कारतूस कारण विद्रोह नहीं हुआ था, बिल्कुल। देखिए 1857 के विद्रोह की बात करें, अब थोड़ा सा कमेंट में लिखना बंद करिए और मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनिए, ठीक है ना, मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनिए, ठीक है, लेक्चर को ध्यान से सुनिए। देखिए जो राष्ट्रीय आंदोलन, आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो लिखा है, राष्ट्रीय आंदोलन यहीं से शुरू होता है, ठीक है, यहीं से शुरू होता है, ठीक है ना। पीछे का जो मैंने आपको बताया था सब बेसिक समझाया था ताकि आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहे कि हाँ भाई बंगाल को जीत लिया, उसके बाद जो एक छत्र ब्रिटिश ने शासन किया, फिर शासन जैसे जैसे करते रहे तो आगे चलकर एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, कौन सा? 1857 का विद्रोह, ठीक है। 1857 के विद्रोह के बाद हम लोग सामाजिक और धार्मिक सामाजिक और धार्मिक सुधार करेंगे, ठीक है ना। वहां से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। देखिए
1857 के विद्रोह की बात करें तो 1857 दोस्तों देखिएगा, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज हेल्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। The revolt of 1857 was held during the time period of Governor General Lord Canning, and Lord Canning was the Governor General of India at that time. If we discuss about the revolt of 1857, you can say that there are so many causes behind this. If it is about the causes of the revolt of 1857, you can say that there are so many causes behind this. If it is about the political cause, you can say that Nana Sahib was refused pension in Kanpur region. Nana Sahib was refused pension in Kanpur region. You can say that, and also you can say that Awadh was annexed due to maladministration. Awadh was annexed due to maladministration as well as doctrine of lapse policy. Doctrine of lapse policy was introduced by Lord Dalhousie, and under this policy, Satara, Jhansi, Nagpur, Sambalpur were captured by the British government. ओ अरे इंग्लिश में लेक्चर हो गया, अरे इंग्लिश में लेक्चर हो गया, अरे 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 माफ कीजिएगा, अरे ये तो अच्छा तो ध्यान 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 नहीं रहा था। अच्छा भाई हिंदी पढ़ाना, अरे गड़बड़ हो गया। अच्छा ठीक, गड़बड़ हो गया, ज्यादा गड़बड़ हो गया, ठीक है। अरे नहीं, मुझे ध्यान नहीं था कि मुझे लगा कि इंग्लिश मीडियम वाली क्लास चल रही है, ठीक है ना। एक और बैच लेता हूँ, यूपीएससी का बैच लेता हूँ, उसमें जो है इंग्लिश में ही बोलना होता, तो वहां पे चला गया था दिमाग। चलिए रुको, सॉरी, चल रुको। देखिए 1857 के विद्रोह की बात करें, 1857 के विद्रोह की बात करें तो जी हां दोस्तों, 1857 का विद्रोह गवर्नर जनरल, जी हां दोस्तों, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में हुआ था। जी हां दोस्तों, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में 1857 का विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह के पीछे कई सारे कारण उत्तरदायी थे, है ना। इस विद्रोह के पीछे कई सारे कारण उत्तरदायी थे, जिसमें पहला कारण था, जी हां दोस्तों, कानपुर क्षेत्र में नाना साहेब के पेंशन की समाप्ति कर दी गई थी। कानपुर क्षेत्र में नाना साहेब के पेंशन की समाप्ति कर दी गई थी। जब कानपुर क्षेत्र में नाना साहेब के पेंशन की समाप्ति कर दी गई, तो जी हां दोस्तों, कानपुर की जनता का समर्थन नाना साहेब के साथ था। कानपुर की जनता का समर्थन नाना साहेब के साथ था। और जी हां दोस्तों, जब कानपुर की जनता का समर्थन नाना साहेब के साथ था, तब ऐसे कंडीशन में दोस्तों याद रखिएगा, जी हां दोस्तों, तब ऐसे कंडीशन में जब कानपुर की जनता का समर्थन नाना साहेब के साथ था, तब ऐसे कंडीशन में नाना साहेब ब्रिटिश के अगेंस्ट थे, क्योंकि नाना साहेब के पेंशन की समाप्ति की गई थी और नाना साहेब मराठों के एज ए उत्तराधिकारी के रूप में कानपुर क्षेत्र में पेंशन पर जीवन जी रहे थे और उनके पेंशन की समाप्ति कर दी गई थी। अतः कहीं ना कहीं दोस्तों याद रखिएगा, जी हां दोस्तों, नाना साहेब इसके अगेंस्ट थे। दूसरा सबसे मेजर कारण था राजनीतिक कारण में, जी हां दोस्तों याद रखिएगा, दूसरा कारण क्या था, अवध के क्षेत्र को जी हां दोस्तों देखिएगा, अवध के क्षेत्र को ब्रिटिश ने भारत में मिला लिया था। अवध को कहा कि ए अवध तुम में शासन करने की योग्यता नहीं है, तुम में शासन करने की योग्यता नहीं है, इसलिए अवध के क्षेत्र को कैप्चर किया जाता है। अतः अवध की जो बेगम थी हजरत महल, जो बेगम थी कौन, हजरत महल, इसके अगेंस्ट थी, है ना, कि भाई अवध को आपने कैप्चर करके अच्छा नहीं किया। और तीसरा कारण क्या था जी, तो तीसरा सबसे मेजर क्या था, जी हां दोस्तों देखिएगा, तीसरा सबसे मेजर क्या था, याद रखिएगा, तीसरा सबसे मेजर क्या था, याद रखिएगा, जी हां दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, तीसरा सबसे मेजर क्या था जी, तीसरा सबसे मेजर था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ
लैप्स पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी और इस पॉलिसी के द्वारा सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर जैसे क्षेत्रों को कैप्चर किया गया था। सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर जैसे क्षेत्रों को कैप्चर किया गया था। याद रखिएगा, सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर जैसे क्षेत्रों को कैप्चर किया गया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत अगर कोई देसी रियासत है और उसकी कोई संतान नहीं है, अगर कोई देसी रियासत है उसकी कोई संतान नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में है ना, राजा रानी के मरने के बाद उसकी सारी संपत्ति किसके, ब्रिटिश की हो जाएगी। अतः ऐसे कंडीशन में सतारा, झांसी, नागपुर और संबलपुर जैसे क्षेत्रों को कैप्चर किया गया था। सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर जैसे क्षेत्रों को कैप्चर किया गया था, ठीक ना। अरे क्लियर है, सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर जैसे क्षेत्रों कैप्चर किया गया था। ठीक है, तो आज का सेशन मैं यहीं तक रख रहा हूं। ठीक है, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा है। ठीक है, बाकी कल करूंगा यार। ठीक है ना, थोड़ा सा जो है आज जो है छोड़ देता हूं, आज जो है बाकी हम लोग जो है मंडे को फिर से इस टॉपिक को शुरुआत से स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर खींच करके A to Z समझते हुए करेंगे। और मंडे को आपका क्वेश्चंस का प्रैक्टिस है। और अगर हो सके, अगर आपको इतिहास का क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी हो, कि आप सब लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो अगर हिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कल दोस्तों 1 बजे, कल कितने बजे, 1 बजे, 1 बजे बिहार अड्डा पे आ जाना। वहां पे बीपीएससी के क्वेश्चंस करा रहा हूं, एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मेडिवल और मॉडर्न जितना पढ़ाया है सारा 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। 100 क्वेश्चंस कराऊंगा बिहार अड्डा पर दोपहर में 1 बजे। ठीक ना, 1 बजे कितने बजे, एक बार रुक जाइए, एक बार समय देख लेता हूँ, रुकिए 1 मिनट, समय देख लेता हूँ भाई, समय देख लेता हूँ, एक बार रुकिएगा। एक बार समय कर लेते हैं। बिहार अड्डा पे थाना कितने, एक बार रुकिएगा। एक बार रुकिएगा, 1 मिनट रुक जाइए, बस बताता हूँ आपको। हाँ, जीके जीएस तो ये लगा हुआ है, 18 बजे लगा, ये रैपिड फायर 13 बजे, यानी कि 1 बजे, बिल्कुल सही बताया था। 1 बजे आना है आपको, ठीक है ना, 1 बजे आ देखिएगा। ठीक है, कितने बजे आओगे, 1 बजे, 1 बजे प्रैक्टिस होगा, दोपहर में 1 बजे। ठीक है, याद रखना, दोपहर में 1 बजे प्रैक्टिस है। अब भूलना नहीं यार, ठीक है ना, बार बार कहते हो कि प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस 100 क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है ना, 100 क्वेश्चंस कराऊंगा। आ जाना दोस्तों, कितने बजे, 1 बजे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।